लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय तो इस ऑनलाइन कार्यक्रम को ही चलाते हुए हो चला है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कोई हमारा दर्शक पहली बार अगर इस कार्यक्रम को देख रहा हो तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि लोकपहल मूलतः जनता और सरकार के बीच में के मध्य एक संवाद स्थापित करने का एक सहभागी या एक साझा मंच है, और जो कि एक सामाजिक और सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक सक्रिय हस्तक्षेप के रूप में जो है लगातार काम करता रहा है। जनता की समस्याओं को जो कि न केवल मुद्दों के रूप में सरकार तक पहुंचाता है, बल्कि सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे भी जनता को लगातार अवगत कराता रहा है। उसके बीच में एक बड़े मध्यस्थ पुल का काम जो है लोकपहल ने पिछले 2 वर्षों से किया है। लेकिन इसके साथ-साथ ये लोकपहल का एक अन्य कह लीजिएगा कि सक्रिय पक्ष है, लेकिन जो दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष लोकपहल की स्थापना के पीछे है, वो ये कि लोकपहल भारतीय और सनातन संस्कृति की संरक्षा, स्वावलंबी भारत, स्वदेशी भारत के निर्माण के लिए एक कटिबद्ध मंच है। और साथ-साथ में लोकपहल उत्तर प्रदेश के वर्तमान शासन में न केवल देश का अगला नेतृत्व देखता है, बल्कि साथ-साथ में नागरिकों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और जितने भी अन्य सामाजिक तबके हैं, सभी के सर्वोत्तम भविष्यगत मॉडल की एक सुंदर कल्पना भी प्रस्तुत करता है। और उसी को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को लेकर के हम प्रत्येक रविवार को किसी एक उस क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान व्यक्ति के साथ चर्चा के लिए आपके समक्ष जो है आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आज इस मंच की जो उपस्थिति है वो लगभग 90 से अधिक जिलों में हो चली है और 1500 से अधिक इसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और इस मंच को यह मूर्त रूप देने में इसके अगर संरक्षक मंडल की बात मैं करूं तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर जी, इसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और जो एक बड़ी संघ आयु रखने वाले डॉक्टर बाबूलाल आर्य जी जैसे लोगों का संरक्षण इस मंच को प्राप्त है। इसके साथ साथ इस मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, समन्वयक हैं, वो डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर हैं, जो कि जिनकी की एक लंबी संघायु है। उनके साथ साथ इस मंच को यह मूर्त रूप देने में मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टर आलोक चौहान सर और बीएचयू के इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से आईएमएस जिसको कहते हैं, वहां से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जो कि इसके प्रभारी भी हैं पूर्वी क्षेत्र के, और साथ साथ में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से डॉक्टर अविनाश पाथर्टीकर सर का जो है संयोजकत्व और संरक्षण इसको जो है प्राप्त है। इसके साथ साथ में इन वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल एवं संरक्षक मंडल के साथ साथ में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, डॉक्टर हर्षमणि सर, डॉक्टर भावेश जी जैसे हजारों सक्रिय कार्यकर्ताओं का अथक भगीरथ प्रयास इस मंच को ये मूर्त रूप दे पाया है। इसी कड़ी में जो आज की परिचर्चा है, आज के परिचर्चा का जो आज का विषय है वो उत्तरोत्तर शैक्षणिक विकास में उत्तरोत्तर शैक्षणिक विकास का राज्य उत्तर प्रदेश विषय जो है वो चयनित किया गया है। और इसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए हम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रसिद्ध जो है राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर चंद्रकिशोर जी को हमने आमंत्रित किया है। सर की उच्च शिक्षा दिल्ली के बड़े बड़े जो है संस्थानों से रही है। सर एक मुखर राष्ट्रवादी विचारक के तौर पर अपनी पहचान बनाते आए हैं। उन्हीं का सानिध्य और उन्हीं का पाथेय आज हमें इस मंच को प्राप्त होगा। लेकिन एक दो बातें इस रूप में कहना मुझे थोड़ा सा उचित लग रहा है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की के निर्माण की एक महत्वपूर्ण धुरी होती है। अगर ऐसा न होता तो महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता का ये कहना न होता कि शिक्षा किसी भी स्वराज्य के निर्माण की कुंजी है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब इस राज्य में शिक्षा की बदहाली पिछली सरकारों में देखा गया है, किस तरह से न केवल स्कूली स्तर पर, कॉलेजों के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर शिक्षा की दुर्दशा की गई, बल्कि साथ साथ में नियुक्तियों में भी कितनी बड़ी
जो है गड़बड़ घोटाले किए गए। ऐसा इसलिए कहना भी जरूरी है, जिसकी पौध ही ठीक नहीं होगी, जिसमें पौध ही ठीक तरीके से नहीं लगाई गई होगी, उसका फल कितना ज्यादा जो है आपको स्वास्थ्यकारी मिल सकता है। तो अभी ये कल की ही बात है, कल मैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से गुजर रहा था, तो मन में एक बात आई, और ये बात आई वहां पर लगे हुए तमाम विज्ञापनों को देख करके, जो विज्ञापन के उत्तर प्रदेश की यशोगाथा को कह रहे थे। उसमें से तमाम ऐसे विज्ञापन जिसमें कि कहीं पर 52.5 लाख से अधिक बेघरों को घर देने की बात कही गई, मतलब कही जा रही थी, जहां पर कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक जो है घरों को बिजली देने की बात जो है जो है कहा जा रहा था। साथ साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि के रूप में यहाँ के लोगों की आस्था के सम्मान को जो है वो दिखाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कम से कम 2.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, और ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर कई प्रकार के प्रोडक्टों को विश्व स्तर पर नई पहचान, और उसके माध्यम से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको उत्तम जो है रोजगार उपलब्ध कराना, युवाओं के लिए 5.5 लाख से अधिक जो है रोजगार उपलब्ध कराने की बात। तो इन सारी चीजों को देख करके मन में एक बात जो आ रही थी कि क्या ये वही अपना उत्तर प्रदेश है, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको कि एक बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई थी। तो मन में एक बात आई, जिसको कि कल मैंने जो है ट्वीट भी किया और फेसबुक पर लिखा भी, कि जब जन कल्याण एवं लोक मंगल की साधना ही कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा बन जाए, तब कर्मठता के हनक की गवाह राजधानियों की शिलाएं हुआ करती हैं। और ये बात बिल्कुल सटीक हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री के ऊपर जो है बैठती है, कि उन्होंने अपने जीवन सत प्रयास से एक कुख्यात बीमारू राज्य को एक्सप्रेस प्रदेश, रोजगार प्रदेश, उत्पाद प्रदेश, निवेश प्रदेश, उत्सव प्रदेश जैसे अनेक सुविशेषणों से सुविख्यात करके उस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है। लोक पहल का पूरा मंच उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए, सदप्रयास के लिए न केवल आकाश भर प्रणाम प्रेषित करता है, बल्कि मैं अपनी तरफ से दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको कि महाकवि की संज्ञा दी गई है, उनकी 4 चरितार्थ पंक्तियां भी समर्पित करता हूं, कि खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बहुत अधिक अपनी बात न कहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तरफ जो है अग्रसर होना चाहूंगा। और इसी कड़ी में लोक पहल की एक अपनी परंपरा रही है कि हम अपने वक्ता अतिथि का विधिवत परिचय देते हैं, और आज के इस परिचय सत्र के लिए मैं विपिन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि विपिन कुमार जी डॉक्टर चंद्रकिशोर जी का विधिवत परिचय कराएं। विपिन कुमार जी। धन्यवाद भाई साहब जी। मैं पहले तो अपनी लोक पहल मंच की टीम की तरफ से डॉक्टर चंद्रकिशोर जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं उनके संक्षिप्त परिचय के लिए मैं उनके संक्षिप्त परिचय को बताता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे साथ मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रकिशोर जी हैं, जिनकी आरंभिक शिक्षा जो है गुरुकुल विद्यालय से हुई है। आपने स्नातक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से किया है। सर ने अपना स्नातकोत्तर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से किया है। सर ने अपना एमफिल व पीएचडी फिलॉसफी विषय से केंद्रीय विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से ग्रहण किया है। आपके अनेक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में आप विभिन्न शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हैं। हम राष्ट्रवादी विचारक एवं विचारमुख हैं। यह सर का संक्षिप्त सा परिचय है, और मैं अब डॉक्टर ऋषिकेश भाई साहब से उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़े ही जो है सुंदर तरीके से विधिवत परिचय कराया है चंद्रकिशोर जी भाई साहब का। चंद्रकिशोर जी भाई साहब जो है हमारे पुराने जो है संघ विचार के साथी हैं, और बड़े ही मुखर ढंग से अपनी बात को राष्ट्रीय मंचों पर जो है कहते आए हैं, और इसी से उनकी पहचान बनी हुई है। और आज लोक पहल मंच आपको जो है यहाँ पर
आमंत्रित करके अपने को जो है अभिभूत महसूस कर रहा है कि आप जैसा एक जबरदस्त पकड़ रखने वाला शिक्षा के क्षेत्र पर व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक विकास के ऊपर अपनी बात जो है वो रखेगा। तो मैं बहुत देर न करते हुए बड़े ही विनम्रतापूर्ण ढंग से आज के अपने वक्ता अतिथि डॉक्टर चंद्रकिशोर भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि सर अपना पाथे अपना वक्तव्य जो है इस मंच पर दें। डॉक्टर चंद्रकिशोर जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन कालों का जिसको पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। उस महत्तम पर ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। आज ये लोक पहल के आभासी मंच पर में लोक पहल के संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, लोक पहल के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्य जी, डॉक्टर विजय कुमार सर, संयोजक लोक पहल, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। डॉक्टर आलोक चौहान, आप उत्तर प्रदेश लोक पहल के मीडिया प्रभारी भी हैं, सर मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, आप बीएचयू में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आपका स्नेह हमें प्राप्त होता रहता है। आप लोक पहल के पूर्वी प्रदेश के प्रभारी हैं, सर आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर, आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में हैं, आप लोक पहल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है, सर आपको भी सादर प्रणाम। हमारे ज्येष्ठ डॉक्टर हर्षमणि सर, डॉक्टर भावेश सर, आप सभी को सादर प्रणाम। आज इस लोक पहल के आभासी मंच पर मैं अपने आप को पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जब मुझे लोक पहल पर बोलने के लिए कहा गया तो मैं पहली दफा तो मना किया कि मैं अभी हाँ जितना मुझसे होता है मैं काम करता हूं, जहां तहां मैं अपने जो मेरे सिद्धांत थे उससे पीछे नहीं हटता, चाहे सामने कोई हो। लेकिन मैं अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझ रहा था कि इस मंच के काबिल में हूं, इस मंच पर आकर के मैं अपना वक्तव्य दूं। ये मंच बहुत बड़ा मंच है। ये मंच उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, एक वो माध्यम है जो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाता है। और इस मंच पर मैं जुड़ा रहता हूं, मैं देखता हूं बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे इस मंच पर आते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं अभी इस मंच के काबिल अपने आप को नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मंच का आदेश है और हमारी ये संघ की परिपाटी है कि हम आदेश को मना नहीं कर सकते। तो मुझे विषय सौंपा गया कि उत्तरोत्तर शिक्षण के विकास का राज्य उत्तर प्रदेश। जब मैं पीछे मुड़ करके 5-6 सालों का उत्तर प्रदेश देखता हूं और उससे पहले का प्रदेश देखता हूं, तो ये विषय इतना बड़ा है कि मैं समेट नहीं पाऊंगा। इसके लिए मुझे कभी फिर एक बार आपको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी के आदरणीय योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसे थोड़े से समय में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि मुझसे पूर्व आपने इस मंच पर प्रोफेसर गीता भट्ट जैसी विदुषी को सुना होगा,
आप उन्हें भारतीय नेशनल मीडिया में प्रत्येक चैनल पर सुनते रहते हैं। आप एनसीबीएम की डायरेक्टर हैं, मैम इस मंच पर आई। प्रोफेसर अवनीजीत अवस्थी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस मंच पर आपका भी उद्बोधन मैंने सुना है। इसी मंच पर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत सर भी आए थे, उनका भी उद्बोधन हमने सुना है। प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ऐसे मूर्धन्य विद्वान इस मंच पर अपना उद्बोधन दे चुके हैं। श्री श्याम जाजू, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इस मंच पर आप भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं। इसी मंच पर डॉक्टर ईश्वर सिंह यूनाइटेड किंगडम से, आपका भी बड़ा सुंदर व्याख्यान हमें सुनने को मिला था। पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी, ऐसे महान लोग इस मंच पर आते हैं। तो मैं अपने आप को, आज आपने कार्य सौंपा है तो मैं भी, जो यज्ञ चल रहा है इस भारत में, जो यज्ञ चल रहा है एक राष्ट्र सेवा का, तो मैं भी अपने दो शब्दों से उसी यज्ञ में शामिल होना चाहूंगा। आज जो विषय है हमारा, उत्तरोत्तर शैक्षणिक विकास का राज्य उत्तर प्रदेश, वही राज्य उत्तर प्रदेश है। क्या से 11-12 वर्ष पहले में दिल्ली के विश्वविद्यालय में जाकर के प्रवेश मैंने लिया, तो बड़े प्रोफेसर से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा नाम पूछा, कहां से हो, मैं बताया उत्तर प्रदेश। तो पहली दफा उनका जो शब्द निकला, बड़ा यही शब्द था, नाश कर दिया है प्रदेश का। आने जाने में भी डर लगता है। जब ट्रेन उत्तर प्रदेश में हमारी एंट्री करती है और जब आती है तो हम लोग बैग वैग संभाल के बताते हैं कि उत्तर प्रदेश आ गया, संभल के रहना। तो आज का उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित, उसके नागरिक कितने राष्ट्रभक्त हैं। यदि नागरिक राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित है तो राष्ट्र की उन्नति, तो राष्ट्र भी उन्नति की शिखर पर चढ़ता है। राष्ट्र को सबल तथा सफल बनाने में के लिए नागरिकों की राष्ट्रीय भावना को विकसित करना परम आवश्यक, और राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता। हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, हम जो भारत का भविष्य तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने देश के लिए। तो हमने देखा होगा, मैं पुराना इतिहास नहीं खरीदना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास कार्य है बताने के लिए। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र, जो राष्ट्र आज महानतम की श्रेणी में खड़े हैं या जिनको हम विकसित राष्ट्र कह रहे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रभक्त की फौज तैयार की, चाहे वो इटली हो, चाहे इजराइल, चाहे जर्मनी, उन्होंने एक राष्ट्रभक्तों की फौज तैयार की। तो शायद कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रहे और हमारी शिक्षा पद्धति को थोड़ा ऐसा बना दिया गया। लेकिन आज हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, देश विकास कर रहा है और प्रदेश उसमें 4 चांद लगा। इसलिए आवश्यक है कि हमारी शैक्षिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो समग्र राष्ट्रीयता को समेटे हुए आधुनिक ज्ञान विज्ञान से उत्प्रेरित। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है, जिससे कि अपने राष्ट्र को, राष्ट्र प्रेमी नागरिकों को निर्माण कर सके। क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र की उन्नति का मूल कारण है। बिना शिक्षा के कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इतिहास में हमें कभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा के बिना हुई हो। शिक्षा एक प्रमुख कारण है, लेकिन बदलते हुए परिवेश में आज हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी चल रही है, हम अपने युवाओं को क्या बना रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज शैक्षणिक विकास की इस यात्रा में हम बात कर रहे हैं। सुशासन के प्रतीक उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ से अधिक, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं 20 करोड़ बता रहा हूं, 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश शैक्षणिक में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, शैक्षणिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा तक प्रत्येक आयाम में
आज हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सफलता के नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। अब हम शिक्षा को अगर बात करें तो हम प्रारंभ में बुनियादी शिक्षा की बात करेंगे, प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो नींव है प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा के आधार पर ही हमारा निर्माण होता है। उस शिक्षा में हम कैसे दे पा रहे थे? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां 1.25 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय है और उसमें कई लाख अध्यापक कार्यरत हैं, तो क्या हम अपने जो कार्य को करना चाह रहे थे स्वच्छतापूर्ण कर पा रहे हैं? नहीं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले प्राथमिक विद्यालयों का हाल बहुत खराब था। कहीं भूसा भरा हुआ है तो कहीं तवेले बने हुए हैं प्राथमिक विद्यालय में। सबसे अधिक समस्या अध्यापकों की संदिग्ध नियुक्ति प्रक्रिया की थी, क्योंकि जब हमारा अध्यापक अच्छा नहीं होगा, जब हमारा शिक्षक अच्छा नहीं होगा, जब हमारा गुरु अच्छा नहीं होगा, तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि बिना द्रोणाचार्य के किसी अर्जुन का आविष्कार नहीं हो सकता। अर्जुन बनाने के लिए हमें द्रोणाचार्य चाहिए। अब वो द्रोणाचार्य कहां से रहा है? द्रोणाचार्य कैसा होना चाहिए? यह हमारी सरकारों की व्यवस्था है। सरकारें कैसे करें? पूर्ववर्ती सरकारों की, अब थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, एक आज से 10-12 साल पहले वैकेंसी आई थी 2011 में 72,825 प्राथमिक विद्यालय। उस भर्ती में इतनी अनियमितता पाई गई कि कई बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम संशोधित किया गया, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अरे हमारा ये व्यक्ति नहीं हो पाया तो रिजल्ट को दोबारा कर दीजिए, दोबारा रिजल्ट आ रहा है कई बार। और उसी वैकेंसी में ऐसा भी हो रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया गया कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भिन्न भिन्न फॉर्म भरिए। आवेदन आपको प्रत्येक जिला में अलग अलग करना है और उसकी फीस। जब एक सामान्य घर का विद्यार्थी, एक पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी, एक दलित वर्ग का विद्यार्थी प्रत्येक जिले का फॉर्म भरेगा तो उसकी फीस 37,500 से अधिक 38,000 के समथिंग हो रही है। अब आप बताइए कि हमें पूरी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, परीक्षा देने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद 37-38,000 रुपया केवल आवेदन करने के लिए चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकारों ने दी। अब उसी में सबके पास तो नहीं है पैसे। हमारे वो बीमारू राज्य था कि जहां पर व्यक्ति के पास 10,000 बीएड की फीस देने के लिए पैसा नहीं होता, 5,000 देने की फीस नहीं होता। अब उसे फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा चाहिए? कम से कम 37-38,000 रुपया चाहिए। ये व्यवस्था पूर्व सरकारों की थी और इसके बाद भी परिणाम ये हुआ कि वो दो सरकारें मिलकर के उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाई। ये हालात हमारे प्रदेश के थे। किस प्रकार से शिक्षा मित्रों का समायोजन गलत तरीके से कर दिया गया है। हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों को काफी दिन नौकरी करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें उनका समायोजन रद्द कर दिया गया। क्या इसमें सरकार की गलतियां नहीं थी? उसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 68,500 69,002 वैकेंसी की 2 भर्तियों को भरा और उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई और दोनों की एक फीस ली गई, वो भी मामूली। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद कोई आपको दूसरा आवेदन नहीं करना था, आपको प्रत्येक जिला का भिन्न आवेदन नहीं करना था, एक मात्र आवेदन करना था और आपको कहीं भटकना नहीं था। एक पूरे प्रदेश की लिस्ट बनेगी और आपकी जहां मेरिट होगी आप जाकर कुछ जिला में ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 रुपया नहीं देना। लेकिन ये कार्य पहले भी हो सकता है, कार्य को करने के लिए जिज्ञासा चाहिए, लेकिन सरकारों ने नहीं दिखाई। मात्र 300-400 रुपए की एक बार की फीस में बच्चों को कहीं भटकना नहीं पड़ा, परीक्षा दिए, फॉर्म भरा
अब उनकी मेरिट हाई थी तो जहां चाहे थे वहां जिला मिला, मेरिट के हिसाब से जिला मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में ऐसा होता था, व्यक्ति नौकरी कैसी भी पा भी गया, उसके बाद भटक रहा किस जिले में मुझे मिल जाए, मेरी मेरिट तो यहाँ थी वहां कर दिया, कि चक्कर लगाया, चल दो अब तो पैसे दीजिए तो हो जाएगा आपका, हम कर देंगे। और ये दोनों भारतीय सरकार ने स्वच्छतापूर्ण की। आज प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस वैकेंसी को करने के बाद भी जो शिक्षा मित्र हमारे बंधु, शिक्षा मित्र बंधु थे, वो कुछ तो इन भर्तियों में समायोजित हो गए जिनको भारांक मिला, और अपने योग्यता के आधार पर, और कुछ जो बचे हुए थे आज वो भी ससम्मान के साथ अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना, सम्मान के साथ वो भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण रूप से लगी है। प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, कुछ इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल के रूप में उन्हें विकसित किया जा रहा है। अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश में 44,000 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने का फैसला किया। 44,000 विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिससे प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा निपुण बनने के लिए। और ये सब कार्य हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया जा रहा है। निपुण विद्यालय बनाने की कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के कक्षावार नामांकन। सरकार भी चिंतित, योगी जी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि हमें प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक नामांकन कराना है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। आप घर घर जाइए, सर्व शिक्षा अभियान चलाइए और बच्चे को स्कूल तक लाए। प्रदेश का एक भी बच्चा बिना शिक्षा के न छूटे। इसलिए कक्षावार नामांकन, कक्षा अध्यापक का विवरण, निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु कक्षा कक्ष संचालन की रूपरेखा, कक्षा अध्यापक के दायित्व क्या है, अध्यापक को कैसे करना है, विद्यालय को कैसे चलाना है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। कक्षा संचालनकर्ता के दायित्व, विद्यालय स्टाफ की मीटिंग, विद्यालय प्रबंध समिति की मीटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, अभिभावक एवं छात्र सम्मेलन, अभिभावक एवं अध्यापक मीटिंग, ये सब आपने देखे प्राइवेट स्कूलों में, निजी विद्यालयों में सब चलता है। अब निपुण विद्यालय बनाने के लिए योगी जी ने ये सब कहा है कि हम अपने विद्यालयों को 44,000, पहले चरण में 44,000 विद्यालयों को बनाएंगे, उसके बाद और विद्यालयों को बनाएंगे, उसके और विद्यालयों को बनाएंगे, जिससे हमारी प्राथमिक शिक्षा, जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, जो हमारी नींव है, हमारा ढांचा है, मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब हम महल बना रहे होते हैं तो उसकी नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जिस पर सबका अधिकार है, उसे दिलाने के लिए वर्तमान सरकार बहुत तेजी से प्रयास कर रही है और उसके आने वाले समय में आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस बुनियादी शिक्षा से प्रदेश को और मजबूत बनाया जाएगा। यह सुशासन का ही प्रभाव है, ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है। समय से आज वही प्राथमिक सरकारी विद्यालय है जिनका समय 8 बजे का होता था, टीचर 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है और किसी दिन नहीं आ रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप गांव भर में देखिए, मैं आम जनता से भी कहता हूं, आप लोग सब हम यही तो कार्य कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज जो प्राथमिक टीचर है, अध्यापक वो समय से विद्यालय पहुंच रहा है, बच्चे भी विद्यालय आ रहे हैं, लग रहा है कि ये विद्यालय है। पहले तो लग नहीं, एक बिल्डिंग दिखती थी, सफेद सा बिल्डिंग है, बना हुआ है, विद्यार्थी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन आज समय बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, विद्यार्थी समय से पहुंच रहा है, अध्यापक समय से पहुंच रहा है। ये होता है सरकार का प्रभाव,
सरकार की जिम्मेदारी जो सरकार निभा रही। इसी प्रकार से जब हमारी बुनियादी शिक्षा, हमारी बेसिक एजुकेशन मजबूत होगी, फिर हम आगे को माध्यमिक शिक्षा की तरफ बढ़े। माध्यमिक शिक्षा हमारे प्रदेश में लगभग 25,500 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के हैं, लेकिन अध्यापक वहां पर प्रशिक्षित नहीं पहुंच पा रहे थे। आप जानते हैं अभी एलटी ग्रेड टीजीटी प्रवक्ता की भर्ती होती थी मेरिट के आधार पर, पता नहीं कौन किसकी कैसी मेरिट है, और उसके लिए मंडल वाइज अलीगढ़ मंडल का अलग होगा, सहारनपुर मंडल का अलग होगा, देवी पाटन मंडल का अलग होगा, वाराणसी मंडल का अलग होगा, आजमगढ़ मंडल का अलग होगा। कहाँ कितनी मेरिट जा रही है, दोबारा आ रही है, किसका चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि सरकारों को वहां पर भ्रष्टाचार के लिए जगह बनानी थी ना। सरकार को वहां पर चाहिए था कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ मिलना चाहिए, लोगों को पता नहीं चल रहा। युवा भटक रहा है इधर उधर, युवा परेशान है कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी तो हमारे गद्दी पर बैठने वाले लोगों को चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। कहां मिलेगी नौकरी? जब हमारी भर्ती प्रक्रिया की सुचारूपूर्ण नहीं होगी, जब हमारी सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी, तो कहां से हमारे युवा को नौकरी मिलेगी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार प्रदेश में बनी, उन्होंने सबसे पहले इस प्रणाली को खत्म किया और लिखित परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया, जिसमें 10,768 पदों को भरा गया, और वो भी स्वच्छता को। एक एग्जाम हुआ, सारे प्रदेश के बच्चों ने एक एग्जाम दिया, एक मेरिट बनी, और जिसका जहां नंबर आ रहा है जाके विद्यालय में नौकरी कर। किसी का 1 रुपया नहीं गया, किसी के मेरिट से नहीं हुआ, आपकी जो योग्यता थी। अब सरकार ने उसमें ये नहीं देखा आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कहां से आए हैं, किस संप्रदाय के। सरकार को आप आइए, अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लीजिए। सरकार ने परीक्षा कराई, लिखित परीक्षा, और जो भी हमारे देश के युवा थे उनको नौकरियां मिली, किसी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। वो वही वैकेंसी थी, वही भर्तियां थी जो मेरिट के आधार पर होती थी, क्योंकि सरकारों की नीयत ठीक नहीं। यहाँ स्वच्छतापूर्ण भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी और युवाओं में जोश था। आज वो, क्योंकि एक प्रकार की व्यवस्था होती है ना, जो खराब व्यवस्था से गुजर के व्यक्ति जाता है तो उसका मन वैसा ही बना रहता है, उसका मस्तिष्क वैसा ही बना रहता है, वो भी वैसा ही कार्य करता है। वो देखता है ना कि मैं तो ये करके आ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ाऊंगा फैंस। आज उसे पता है कि मैंने 1 रुपया नहीं दिया, मैंने कहीं रिश्वत नहीं दी, तो मैं ईमानदारी से मेहनत के साथ अपने प्रदेश के युवाओं को पढ़ाऊंगा, अपने प्रदेश का भविष्य तैयार करूंगा। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड के बाद 1473 प्रवक्ताओं की भर्ती हुई, वही स्वच्छतापूर्ण हुई। माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड लगभग 34,000 भर्तियां किया। 2021 में पहली बार टीजीटी से साक्षात्कार खत्म किया। मेरे देश के प्रदेश के युवा जानते हैं टीजीटी पीजीटी में क्या होता था। युवा दिन रात तैयारी करता, और जब लिखित परीक्षा का परिणाम आता तो उसके बाद वो साक्षात्कार की तैयारी नहीं करता था उत्तर प्रदेश में, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता, अपने आस पड़ोस के लोगों के यहाँ जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि प्रदेश में लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद यदि आपने लिखित परीक्षा पास कर ली और आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो 1 से 5 लाख तक रुपए टीजीटी को आप लेके जाइए। कुछ लोग बताते थे कि हमारे पास तो भैया फोन आ रहा है कि आपके 3 लाख लगेगा टीजीटी में तो इतना नंबर मिलेगा, 4 लाख दोगे तो आपको इंटरव्यू में इतना नंबर मिलेगा, और 5 लाख दोगे तो इतना नंबर मिलेगा। ये प्रदेश की हालत, और ये बहुत दूर का समय नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ है, प्रदेश का प्रत्येक युवा जानता है। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने यह साहस दिखाया, भर्ती प्रक्रियाओं से टीजीटी साक्षात्कार को खत्म किया। प्रदेश का युवा
बड़ी खुशी के साथ अपनी तैयारी किया, एग्जाम दिया, कुछ नहीं, ऑनलाइन अपना जो उसका पास का विद्यालय था, जहां उसको सुविधा थी, अगर उसकी मेरिट अच्छी है तो उसको वही मिला। आपने फर्स्ट चॉइस अपने घर के पास ली है, आपको वही विद्यालय मिलेगा, क्योंकि आपको मेरिट के हिसाब से मिल रहा है। अब आपको इलाहाबाद चक्कर नहीं लगाने, आपको लखनऊ किसी राजनीति के यहाँ नहीं घूमना है पैसे लेकर के, आपकी प्रतिभा आपको आपका हक दिला रही, क्योंकि ये सरकार तभी कर सकती है, सरकार ईमानदार हो, सरकार की जिजीविषा हो, सरकार कुछ करना चाहती हो, और सरकार ने ऐसा किया। माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन आयोग भ्रष्टाचार का जो रूप माना जाता था, आज स्वच्छतापूर्ण भर्ती को करने के बाद अभी 2022 में फिर वैकेंसियां दी, वो प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी वो भी पूर्ण होंगी, और प्रदेश के युवाओं को रोजगार की कमी नहीं है। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा, ऐसा लगता था कि लोगों को कि आप एमए कर लीजिए, एमफिल कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, उसके बाद के वैकेंसी तो आती नहीं है प्रदेश में। लेकिन ये सरकार आई, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से आते ही 2000 से अधिक सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी और स्वच्छतापूर्ण विज्ञापन संख्या 50 के तहत पूर्ण की। अभी विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1000 से अधिक सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रियाधीन है, वो भी भर्ती बहुत जल्दी हमें पूर्ण होती देखने को मिलेगी। तो भिन्न भिन्न आयोग मिलकर के काम कर रहे थे। अब सरकार अपने कार्य को जिस गति से करना चाहती थी उस गति से नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं उनको व्यवधान लग रहा था। कई बार होता था कि माध्यमिक जो शिक्षा बेसिक शिक्षा आयोग है हमारा, उसमें कोई सदस्य नहीं है, किसी सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया, अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, यही समस्या बनी रहती थी माध्यमिक शिक्षा आयोग में कि आज इसका सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया, आज अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, यही समस्या थी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। इसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया और एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसके लिए एक नया आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन किया। अब इस आयोग के माध्यम से इन जो हम भिन्न भिन्न कर रहे थे, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और बेसिक शिक्षा में, 3 आयोग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन वो उतनी द्रुत गति के साथ नहीं कर पा रहे थे, तीव्र गति से नहीं चल पा रहे थे, अड़चन आती थी, समय लगता था भर्ती प्रक्रियाओं में। इसी को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया है। अब इसमें ये शिक्षा सेवा आयोग एक ही शिक्षा सेवा आयोग रहेगा, अलग अलग वर्गों में काम करें। का वर्ग उच्च शिक्षा सेवा आयोग जो सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में, प्राविधिक कॉलेजों में भर्ती करेगा। माध्यमिक शिक्षा वर्ग खा आयोग के 3 अंग बनाए, का खा गा। खा माध्यमिक शिक्षा, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, ये सारी शिक्षकों की भर्तियां खा वर्ग में की जाएगी। एक ही आयोग करेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। और बेसिक शिक्षा गा वर्ग में, यही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ये तीनों भर्तियां यही करेगा। तो इस प्रकार से एक आयोग रहे, सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे, जिससे हमारी भर्ती प्रक्रियाओं में तीव्र गति से कार्य होगा, भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। ये नहीं होगा कि आज सदस्य नहीं है, आज अध्यक्ष नहीं है, आज कोरम पूरा नहीं है। पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, आपने देखा होगा पुरानी सरकारों में, पंचवर्षीय योजना, कोई भर्ती आ गई तो ठीक है आ गई, और उसी में कई बहुत सारे युवा हमारे आयु सीमा को पार कर जाते थे, ओवर एज हो जाते थे, बड़े कष्ट में रहे, क्योंकि भर्ती तो पंचवर्षीय योजना है बात उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस सरकार ने
बड़ी तीव्र गति से सारी भर्तियां हो रही हैं और अब आयोग के माध्यम से किया जाएगा। इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे श्रेष्ठ भाषा, देववाणी संस्कृत के लिए 10 नए राजकीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया और उसके लिए अनुदान भी दिया। 10 नए राजकीय संस्कृत विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय, मध्यमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की संस्कृत की उसमें पढ़ाई। और हमारे प्रदेश में संस्कृत शिक्षा बोर्ड अलग है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, इंटरमीडिएट तक के बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन कई वर्षों से उनमें नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है, कुछ बंद है, कुछ के ताले लगे हुए हैं। प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा कहा है कि आयोग के सुचारू रूप से चलने के बाद इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और 10 नए राजकीय संस्कृत विद्यालय बने। बड़ा अफसोस होता है जब कोई व्यक्ति किसी भाषा के साथ राजनीति करे। संस्कृत वेदों की भाषा है, संस्कृत वही भाषा है जिसमें श्री कृष्ण ने अपना उद्बोधन, गीता सार, गीता का ज्ञान अर्जुन को दी। संस्कृत वही भाषा है जिसमें वाल्मीकि ने रामायण लिखा। संस्कृत वही भाषा है जिसमें चरक संहिता लिखी, आयुर्वेद लिखा। संस्कृत वही भाषा है, संस्कृत में पतंजलि ने योग सूत्र लिखा। संस्कृत वही भाषा है जिसमें कणाद ने वैशेषिक सूत्र लिखा। इसको भी लोगों ने राजनीति बना दिया, पूर्ववर्ती सरकारों ने। आपको ज्ञात होगा नवोदय विद्यालय किस सरकार में खोला गया। आज भी नवोदय विद्यालय में बड़ा कष्ट होता है। अरे आप भाषा के साथ, और उस भाषा के साथ कर रहे हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, उसके साथ आप राजनीति कर रहे हैं। ये सरकारों का कार्य था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उस देव भाषा के साथ न्याय की। कई संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए और आज संस्कृत के छात्रों अलग से छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने दिए। संस्कृत छात्र पढ़ रहे हैं। भाषा के साथ अन्याय अच्छा नहीं लगता। आप भाषा के साथ राजनीति मत कीजिए। केवल नवोदय विद्यालय में एक सरकार विशेष के कारण संस्कृत नहीं थी, उसमें भी हमारी केंद्रीय सरकार प्रयास कर रही है। अभी उसमें प्रारंभ की गई कक्षाएं, अभी अंशकालिक अध्यापक भी वहां रखे जा रहे हैं और भविष्य में आपको पूर्ण रूप से छात्र भी वहां मिलेंगे। वहां जर्मन पढ़ाई जाती है, वहां फ्रेंच पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कृत नहीं थी, क्योंकि संस्कृत थोड़ी नफरत थी। जिसको संस्कृत से नफरत हो सकती है वो राष्ट्र प्रेमी कैसे हो सकता है, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है। ये हमारी सरकारों का रवैया था भाषाओं के प्रति। लेकिन आज की वर्तमान सरकार संस्कृत के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है, जिससे संस्कृत भाषा का व्यापक प्रसार, प्रचार एवं ज्ञान का विस्तार हो। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल गई। अब हमारे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य, जो 20 करोड़ से जनसंख्या अधिक वाला प्रदेश है, अब युवाओं को ऑनलाइन पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति नहीं अब ले सकता। उसके लिए वर्तमान सरकार ने 1 करोड़ से अधिक भारत के उन नौनिहालों को स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि दी, जिससे किसी की शिक्षा बिना मोबाइल, बिना टैबलेट के ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने से कोई वंचित ना रहे। ये है सुशासन, इसे कहते डबल इंजन की सरकार, कार्य करने की तीव्र इच्छा। आज प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ता। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभ्युदय योजना
लेकर के आए, जिसमें निःशुल्क कोचिंग मिलेगी बच्चे को, और वो भी उच्च कोटि की। आज ही मैं सुबह समाचार पत्र पढ़ रहा था, मैंने देखा अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना पीसीएस का रिजल्ट दिया है। उसमें कई ऐसे छात्र जो अभ्युदय योजना के अंतर्गत पढ़ रहे थे, उनको सरकार टैबलेट भी दे रही है, उनको स्मार्टफोन भी दे रही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है, जिसमें प्रदेश के युवा जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आज प्रदेश का युवा तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जा रहा है, वो प्रदेश में ही है। उसे बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म पर वहीं पढ़ने को मिल रहा है, और अगर कहीं आवश्यकता पड़ रही तो प्रदेश सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की, जिससे ऑनलाइन वो पढ़ सके। क्योंकि प्रदेश में अनेक संभावना है। उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, भारत का हृदय है। जब युवा आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, और जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो निश्चित है कि भारत देश आगे बढ़ेगा। प्रदेश में सुशासन की, सरकार का ही ये प्रभाव है आज जो हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी पहचान एक सुस्त आयोग के रूप में थी, कार्य नहीं करता था। भर्ती आ रही है, टीसीएस का फॉर्म भरा गया, 5 साल बाद रिजल्ट आएगा। 2017 में रिजल्ट आ रहा है, पूछ रहे हैं कौन से, ये तो 12 वाली वैकेंसी है, अभी क्लियर हुई है। लोग अंदाज लगाते हैं अब 17 में आई है तो कब होगी फिर। आज सरकार का ही प्रभाव है कि 17 वाली 17 में हुई, 18 वाली 18 में हुई, 19 वाली 19 में हुई, 2020 में आई जो 2020 में हुई। कोरोना काल में सारे आयोग, सारे विद्यालय, सारे विश्वविद्यालय ताला लगा हुआ था। एकमात्र आयोग था पूरे भारत में उस समय भी कार्य कर, आयोग खुला हुआ था, आयोग में कार्य चल रहा था परीक्षाओं से संबंधित। आयोग ने संकल्प किया था कि हमारा जो भी पेंडिंग काम है, पूरा जितनी परीक्षा है हम सारी कराएंगे। आज 2 दिन पहले ही आयोग ने रिजल्ट दिया, मात्र 10 महीने। अब संघ लोक सेवा आयोग से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना रिजल्ट दिया 2022। कैसे संभव हो पाया ये एक व्यक्ति जो कार्य करना चाह रहा है, जो देश के लिए, ये प्रदेश ही उनके लिए सब कुछ है। प्रदेश उनका परिवार है, प्रदेश उनका घर है, प्रदेश के युवा उनके अपने हैं। और सबसे ज्यादा भर्ती कराने वाला आयोग भी भारत का एकमात्र है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, जिसने इन 5 वर्षों में सबसे अधिक भर्तियां कराई, कोरोना काल से लेकर के अब तक। कल ही आज के न्यूज़पेपर में ही आयोग के अध्यक्ष का बयान है कि हम अगली भर्ती को 9 माह में पूरा करेंगे। क्यों कर पा रहे हैं? अध्यक्ष तब भी होते थे, सदस्य तब भी होते थे, व्यवस्थाएं तब भी होती थी, अनुदान तब भी मिलते थे, सरकारें तब भी थी, लेकिन कर्मठशीलता नहीं दिखाई किसी। आज 10 महीने हमने रिजल्ट दिया, आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम अगली बार 9 माह में देंगे। ये स्पर्धा चल रही है विकास। आज निवेश की प्रक्रिया को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत का व्यापारी वर्ग, विदेश का व्यापारी वर्ग क्यों दौड़ के आ रहा है? उनको पता है वह हम जा रहे हैं सुरक्षित, पैसा हम लगाएंगे, हमारा पैसा सुरक्षित है। इस सुशासन का असर, एक अच्छा शासन होना बहुत जरूरी है। ये डबल इंजन की सरकार जो है, प्रदेश को अभी और आगे ले जाए। प्रदेश में अभी पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनने जा रहा है। अभी साल के प्रारंभ में 2023 में सबसे पहले जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब उत्तर प्रदेश के दौरा पर आए जनवरी के फर्स्ट वीक, सबसे पहले उन्होंने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, क्योंकि वो जानते कि प्रदेश में युवाओं को, प्रतिभा को निखारने के लिए खेल विश्वविद्यालय जरूरी है। प्रदेश का युवा कहां भटकेगा?
और युवाओं को कैसे हम बना पाएंगे। 700 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसमें हजारों युवा तैयार होंगे। प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि जो हमारे प्रदेश के युवा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल लेकर के आएंगे, चाहे वो कोई भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा हो, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, उनको उसी आधार पर ए ग्रेड बी ग्रेड की नौकरियां देंगे। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा था? क्या प्रदेश में युवाओं की कमी थी? क्या हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी थी? अभी 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आए थे। उन्होंने संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अभी स्टेडियम वहां पर है, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, खेल व्यवस्थाओं को विकास के लिए, पूर्वांचल हब बनाने के लिए कई करोड़ रुपया दिए। आज हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल के कानपुर, लखनऊ के बाद वाराणसी में एक भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और तीव्र गति से उस पर भी कार्य चल रहा है। कुछ दिनों में आपको वो भी देखने को। तो प्रदेश में निवेशक आएंगे, खेल विश्वविद्यालय बनेगा, युवा तैयार होंगे तो देश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको दिख रहा है कि कहां पर हम कार्य कर रहे हैं। अब हमारे देश के युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसे जाकर के हरियाणा में कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे जाके हिसार में, पटियाला में कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश का युवा अपने ही प्रदेश में पढ़े, वो बनारस में भी दौड़ेगा और मेरठ में भी दौड़ेगा और जाकर के फिर मेडल लाएगा, प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 आई। ये सुशासन का प्रतीक है कि 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु पहली राज्य खेल नीति 2023 को हरी झंडी दी है। क्या पहले संभव नहीं था? नई खेल नीति में खिलाड़ियों के शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक खास ख्याल रखा गया। इसके साथ ही नए राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल, कॉलेजों तथा खेलों को जोड़ा जाएगा। इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा, योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे तथा 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नई खेल शिक्षा नीति के तहत गठित किए जाने वाला राज्य खेल प्राधिकरण बनेगा, जो भारतीय खेल प्राधिकरण साई की तर्ज पर काम करेगा। उत्तर प्रदेश का अपना होगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए वो काम करेगा। इसके तहत विभिन्न खेलों को, स्किल को अपग्रेड किया जाएगा, प्रशिक्षण कैंप, प्रशिक्षकों आदि का संचालन किया जाएगा, युवाओं को सुविधा दी जाएंगी। जब हम अपने युवाओं को सुविधा देंगे, अपने युवाओं को बढ़ाएंगे, अपने युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी मेरे प्रदेश का युवा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये करने के लिए कर्मठशील व्यक्ति चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। योगी जी का सपना है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, तमाम मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। तमाम वो चाह रहे हैं कि प्रत्येक मंडल में, हम देखते थे जो व्यक्ति अलीगढ़ से लेकर के आगरा अपनी मार्कशीट लेने जाएगा, कोई फिरोजाबाद से आगरा अपनी मार्कशीट लेने जा रहा है, आखिर क्यों? कब तक हम दौड़ेंगे हमारे प्रदेश के युवा? क्यों? इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में चल रही है, उसने संकल्प किया है कि हम प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे।
जिससे हमारे युवा को तमाम परेशानियों का सामना ना करना। ये कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि सरकार अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जब व्यक्ति होता है तो वो देश के लिए जगता है, देश के लिए सोचता है, देश की ही उन्नति के सपने देखता है। हमारे प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री ही मिला। प्रदेश का बड़ा सौभाग्य, ऐसा कर्मयोगी। आज हम देखते हैं, अभी रामनवमी पर कहीं बिहार में दंगा हो गया, गुजरात में दंगा हो गया, राजस्थान में हुआ, वहां के लोग कह रहे हैं, उस देखिए पंजाब में एक युवा गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, और उसका पिता कहता है कि आज योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में होती और योगी जी पंजाब के मुख्यमंत्री होते तो मेरा बेटा मरता नहीं। तो गर्व करना चाहिए अपने मुख्यमंत्री का। आज लोग, अन्य प्रदेशों के लोग याद कर कह रहे कि कुछ दिन के लिए हमें योगी जी को दे दीजिए, योगी जी हमारे यहाँ कुछ दिन रह ले तो शायद हमारा भी देश बीमारू राज्य की अवस्था से निकल जाएगा, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुशासन होगा। ये होती है एक ईमानदार सरकार की नीयत। तो हम सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे और तमाम विश्वविद्यालय, मैंने बताया ना, प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। इसी के तहत राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आप देखते बन के तैयार है और चल रहा है। मां विंध्या अभी 4 विश्वविद्यालयों की घोषणा की है, उसके लिए 50-50 करोड़ रुपया भी सरकार ने दिया है। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल धाम में बनेगा, बनारस के निकट मिर्जापुर के पास मां विंध्यवासिनी का परम धाम है, और उसी धाम के पास में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन में बनेगा। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनेगा। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये हमारी सरकार का, हमारी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कर्मठशील, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, उन्हीं की प्रेरणा से हो पा रहा है। क्योंकि जब हम कार्य ईमानदारी से करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हम सब प्रदेशवासियों का कर्तव्य है कि ऐसे महापुरुष के साथ हम तन मन धन से, कंधे से कंधा मिला करके अपने मुख्यमंत्री का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया की बहुत डिमांड है। लोग याद कर रहे हैं कि योगी जी को हम कुछ दिन के लिए दे दीजिए, तो हमें उस पर नाज करना चाहिए। ऐसा नायाब हीरा हमारे पास, और हमारा प्रदेश एक बीमारी राज्य की अवस्था से चाहूं देश विकास की बयार बहा रहा है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं, बड़े बड़े शिक्षाविद आ रहे हैं, और हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। तो विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश तरक्की कर रहा है, और तमाम सरकार की जो नीतियों के आधार पर लगभग 5.5 लाख युवाओं को रोजगार मिले। मैंने तो केवल शिक्षा विभाग की बात की है, अभी पुलिस इत्यादि, माध्यमिक शिक्षा आयोग इत्यादि सारे में लखनऊ लूंगा तो मुझे अभी 1 घंटा और चाहिए। वो किसी दिन मैंने संयोजक महोदय से पहले ही कहा था कि हम आधी बात कर पाएंगे, क्योंकि बहुत विशाल कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में जो किया गया है। तो मैं 2 शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने,
विद्या परा देवता, विद्या राजस्व पूजिता, न तो धनम विद्या विहीनाम पशु। वास्तव में केवल ज्ञान ही मनुष्य को सुशोभित करता है। यह ऐसा अद्भुत खजाना है जो हमेशा सुरक्षित और छिपा रहता है। इसी के माध्यम से हमें गौरव और सुख मिलता है। ज्ञान ही सभी शिक्षकों का शिक्षक है। विदेशों में विद्या हमारे बंधु और मित्रों की भूमिका निभाती है। ज्ञान सर्वोच्च सत्ता है। राजा महाराजा भी ज्ञान को ही पूजते हैं और सम्मानित करते हैं, धन को नहीं। आइए भारत को, प्रदेश को विद्यावान बनाएं, युवाओं को शिक्षा दें और बुनियादी से लेकर के उच्च शिक्षा तक हम प्रदेश के युवाओं को तैयार करें जो नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि मैंने अपने सभी श्रोताओं को पहले ही बता दिया था कि सर अपनी किस तरह की अद्भुत पकड़ जो है शिक्षा के क्षेत्र पर रखते हैं। वैसे तो आपने सर के बड़े ही सहज और ओजस्वी जो है इस वक्तव्य में न केवल एक पूरा का पूरा शिक्षा के साथ साथ जितने भी अन्य सभी क्षेत्र हैं उन सभी को समाहित होते हुए देखा होगा। और अगर मैं कहूं कि ये एक मुकम्मल वक्तव्य था जिसमें कि सभी के सभी तथ्य थे, सभी के सभी तर्क थे, वो केवल शिक्षा से संबंधित नहीं थे। शिक्षा के अलावा समाज, राजनीति, भाषा, अन्य तमाम क्षेत्रों को सर आपने बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही कहिए कि जो यथोचित दृष्टांत हैं उनसे आपने जो है समेटा है। आप इस जो है सारगर्भित, बहुआयामी और एक गवेषणात्मक जो शिक्षा के क्षेत्र की कहिए कि बड़ी सूक्ष्म गवेषणा करता है, ऐसे एक जो है प्रांजल वक्तव्य के लिए पूरा लोकपहल का मंच जो है वो आपको धन्यवाद प्रेषित करता है, आभार प्रकट करता है। सर आपने अपने इस पूरे के पूरे वक्तव्य में न केवल दृष्टांतों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा, उसके साथ साथ उच्च शिक्षा में जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां हैं, न केवल उसमें होने वाले जो तमाम बड़े बदलाव हैं उसकी तरफ आपने लोगों का ध्यान दिलाया, बल्कि साथ साथ में नियुक्तियों में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है और उससे भी ज्यादा कि जो राज्य की छवि बदलने में आयोगों की जो भूमिका रही है, और आने वाले समय में एक ऐसी ही शुभकामना, मंगल कामना हम भी देते हैं कि शिक्षक भी इसी तरह से राज्य की तस्वीर, सरकार तो शिक्षा देने वालों के रूप में उसकी तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत है, तो उसमें जो भी लोग शिक्षा देने का काम करें वो उस राज्य की जो है एक स्वर्णिम तस्वीर बनाए। आपने बड़े ही सुंदर तरीके से एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के सद प्रयासों को 0 से लेकर के 100 नंबर तक के पूरे जो है पक्षों को बड़े ही सुंदर तरीके से आपने जो है मूल्यांकित किया सर। और कई सारे बड़ी अद्भुत जो है कह लीजिएगा कि आपके वक्तव्य के अंश हैं जिनको कि कहने का मन तो कर रहा है, लेकिन समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त नारा सर आपने जो है इस अपने पूरे के पूरे वक्तव्य में दिया कि युवा बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। और ये बीमारू राज्य से जो उत्पादन का राज्य है, निवेश का राज्य है, अब एक शैक्षिक राजधानी का बनता हुआ एक राज्य। आपने अपने वक्तव्य में कितने सुंदर तरीके से बात की। पहले लोग जो है संघ लोक सेवा आयोग को एक जो है मानक मान करके तमाम जो है भर्तियों में अपने नियमों को ऊपर नीचे किया करते थे, लेकिन आपके वक्तव्य से ये लगा कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को जो है आधार बना करके अपने मानदंड जो है वो निर्धारित करेंगे। मतलब बड़ा ही अद्भुत वक्तव्य सर आपने दिया। और आपने इस पूरे वक्तव्य के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि वहां के जो कर्मनिष्ठ और कर्मयोगी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कर्मनिष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्मठता, और उसके साथ साथ वहां के जितने भी आयोग, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उन सभी के गत 6 वर्षों में, जबकि ये नारा इस समय चल रहा है कि 6 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश खुशहाल, तो आपने बड़े ही सुंदर तरीके से न केवल शैक्षिक जो है पक्ष से बल्कि जो है सामाजिक पक्ष से, आर्थिक पक्ष से
और यहाँ तक कि तमाम राजनीति के विविध आयामों से जो है आपने बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत जो है धन्यवाद। एक हमारी सामान्य सी औपचारिक परंपरा है कि हम अपने अतिथि वक्ता का जो है वो विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंशिका जी को। अंशिका जी, आज के हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर चंद्रकिशोर सर का जो है आप विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। जी सर, धन्यवाद सर। आप हमारे लोक पहल के मंच में आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने उत्तर अंशिका जी, प्रदेश अगर अंशिका जी माफी चाहेंगे, अगर आप अपना वीडियो भी अगर आप ओपन कर सकें तो। सर एक्चुअली वीडियो मैंने 2-3 बार ऑन करने की कोशिश की, इसमें आ रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल इट। ओहो, आयुष जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो प्लीज अंशिका जी का वीडियो अगर ओपन करने में कोई मदद कर सके। आयुष जी। चलिए कोई नहीं, अंशिका जी लगता है कि आयुष जी तक आवाज नहीं जा रही, आप अपना जो है धन्यवाद ज्ञापन आप जारी रखिए। जी, डॉक्टर चंद्रकिशोर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोक पहल के मंच में आए, आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत सुंदर शब्दों में बताया। आपने प्रदेश के पहले की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए आज उसका हल योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे कर रहे हैं वह भी बताया। संस्कृत भाषा के बारे में आपने बताया। आपने उत्तर प्रदेश की कई जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। आज उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है, आपने उसका बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्यान किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मंच में आने के लिए। डॉक्टर ऋषिकेश जी, हम आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मेजबान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस लायक मुझे समझा और आपने इस एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का वक्त दिया। एक बड़ा मंच है ये। जी सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य सर। जी जी, धन्यवाद। कार्यक्रम को एंड करने के लिए मैं कहना चाहूंगी डॉक्टर किशोर जी। ऋषिकेश जी। अच्छा भाई साहब, मेरी आवाज जो है वो म्यूट हो गई थी। जी अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि सर, हाँ बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा था कि आप इस मंच की गरिमा को समझते हैं, इस बात के लिए आपका जो है बड़ा आभार। और कोई भी जो भी आज का श्रोता है या आगे ये कार्यक्रम कई लाख लोगों के बीच में जो है वो स्ट्रीम किया जाता है, तो इसको जो भी आगे आने वाले समय में सुनेगा, वो कोई भी श्रोता जो है इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस एक पक्ष पर बात करने की बड़ी आवश्यकता थी, और आपने बड़े ही मुकम्मल तरीके से अपनी बात जो है सर यहाँ पर रखी हुई है। तो उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और समय समय पर मुझे लगा कि अभी इस पर एकाध और वक्तव्य हो जाए तो और बात बड़े अच्छे तरीके से जो है रखी जा सकती है। हम एक बार और समय लेकर के सर हम आपका जो है इस पर बचे हुए अंश पर जो है वक्तव्य आपका रखवाएंगे। और साथ साथ में अंशिका जी, आपने बड़े ही सुंदर तरीके से सभी पक्षों को समेटते हुए आपने धन्यवाद ज्ञापन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हमेशा से बड़ा आभार कि वो बड़े ही सुंदर तरीके से, आयुष जी का बड़ा आभार इसी क्रम में कि बड़े ही सुंदर तरीके से वो इस ऑनलाइन मंच को जो है सजाते हैं और फिर इस कार्यक्रम को लाखों लोगों तक जो है प्रेषित करते हैं। तो इसलिए हम एक बार फिर से अपने इस मंच के सभी वरिष्ठ जो है संरक्षक मंडल, संयोजक मंडल के सदस्य, सभी हजारों कार्यकर्ताओं और उसके साथ साथ इस सुंदर जो है ऑनलाइन कार्यक्रम को इस तरह से सजाने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आयुष सर सभी का हम एक बार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ साथ में विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है चंद्रकिशोर जी का जो है अतिथि परिचय कराया। और चंद्रकिशोर सर, एक बार फिर से हम आपको हृदय तल से और अपने इस मंच की तरफ से जो है धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत आभार सर चंद्रकिशोर सर जी। तो अब आप सभी लोग अगर
वो कर रहे हो, तो अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाए। बिल्कुल। जी जी। तो चलिए आप सभी को नमस्कार। जो है एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। जी, जी, और सभी एक को बार बहुत-बहुत कल्याण मंत्र नमस्कार। जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इस कल्याण मंत्र से इस कार्यक्रम के जो है समापन की घोषणा करते हैं। आयुष जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो आप इस कार्यक्रम को अब आप समाप्त कर दें। आयुष जी रुकिए, मैं एक बार में कॉल कर देता हूं। आयुष सर, अब कार्यक्रम को समाप्त कर दें। जी सर। ठीक है सर, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।